तो अगला, मैंने पहले पूरी वीडियो में आपके मौलिक अधिकार की जानकारी दी। अब आता अगला वीडियो में कहा है कि मौलिक अधिकार का सोर्स क्या है, मतलब शक्ति का सोर्स कौन है। तो मूल अधिकार का जो शक्ति है उसका सोर्स भारत का संविधान है। जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, एक बड़ा भाई या पिता के रूप में संविधान आपके साथ पीछे थपकी मार के कहता है, दो शांत हो जा दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ ना। वो वाली कंडीशन करने वाला जो अपना जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है भारत का संविधान, जो ये कहता है कि भाई दोस्त, जब भी आपका मूल अधिकार का हनन होगा या आपको कुछ शक्ति की आवश्यकता होगी या कुछ करने की आवश्यकता होगी, तो संविधान आकर बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ। कुल मिला के मौलिक अधिकार का सोर्स है वो भारत का संविधान है, जो किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार की शक्ति प्रदान करता है। अगला आता है शक्ति का सोर्स हो गया। साथ मैंने ये भी कहा है कि मूल अधिकार भारत में अमेरिका की भांति आत्यांतिक नहीं है, असीमित नहीं है। उसमें संसद कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। साथ में कुछ मूल अधिकार का निलंबन या स्थगन भी किया जा सकता है, स्थगन भी किया जा सकता है। अब आज सबसे बड़ी बात, स्थगन क्यों करें? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसकी वजह से मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है? तो मैं आपके सामने कह दूं, भारत में आपातकाल, जब आपातकालीन व्यवस्था हो, आपातकाल लग गया, मतलब इमरजेंसी लग गई, तो क्या मूल अधिकार रह सकते हैं क्या? सोचिए, किसी ने बाहर से आक्रमण कर दिया, कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, चीन ने आक्रमण किया था 1962 में, 65 में अमेरिका, 65 में फिर आक्रमण हुआ था पाकिस्तान का, 1971 में पाकिस्तान का आक्रमण, 1975 में सशस्त्र विद्रोह हुआ था, या आंतरिक अशांति का जो आपातकाल लगा, उस कंडीशन में क्या व्यक्ति के मूल अधिकार रहेंगे या नहीं रहेंगे? उस क्वेश्चन को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक प्रावधान किया है जिसका नाम था कि मौलिक अधिकार को कुछ ऐसी कंडीशन में स्थगन किया जा सकता है, मतलब आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल आप देख लीजिए, चाइनीज अटैक ऑन बोथ फ्रंट। 1962 में चाइना ने अटैक किया, जब चाइना ने अटैक किया तो इमरजेंसी लगी, आपातकाल हो गया, ऐसा संकट हो गया जिसमें सबको मिलकर साथ लड़ना था, सबको भारत की सेना की मदद करनी, सबको अपने देश की मदद करनी। उस आपातकाल में क्या होगा? आपके मूल अधिकार रहेंगे या नहीं रहेंगे? उस कंडीशन में कहते हैं कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मेरे को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्या हो सकता है? फिर अगला चले अपना पाकिस्तान का युद्ध देख लीजिए 1971 1965 में, क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है? फिर अगला चल जाते हैं प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी है। तीनों कंडीशन की बात करें, मतलब आपातकाल की व्यवस्था, अगर आपातकाल इंडिया में लगता है, आपातकाल भारत में लगता है, तो ऐसी कंडीशन में, आपातकाल वाली कंडीशन में आपके मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। मतलब कुछ देर के लिए व्यक्ति से, कुछ देर के लिए आपका व्यक्ति है, ये आपके पास मूल अधिकार है। अब बाहर से इमरजेंसी आ गई, चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान अटैक कर दिया, तब ये मूल अधिकार इस व्यक्ति से दूर हट जाएंगे थोड़ी देर के लिए। मतलब जब तक इमरजेंसी रहती है तब तक ये मूल अधिकार इस व्यक्ति से छीन लिए जाएंगे, इस व्यक्ति से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि उस समय अपना देश की सुरक्षा सर्वोच्च है और उस सर्वोच्चता के दौरान मूल अधिकार को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। अब आपका आता है जो आपातकाल की व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद 352 में दे रखी है, जो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है। मतलब जो आपातकाल मैं अगर कहूँ वो राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में होता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है जो संविधान के अनुच्छेद 352 में दे रखा है, और अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह के आधार पर देश की सुरक्षा के लिए पैदा हुई स्थिति को निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और जब आपातकाल की घोषणा होती है
तब आपके मूल अधिकार उस व्यक्ति से हटकर थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं निलंबन या स्थगन। मतलब थोड़ी देर के लिए मूल अधिकार को व्यक्ति से दूर कर देने को बोलते हैं स्थगन। ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं। अनुच्छेद 358 में जब राष्ट्रपति आपातकाल का घोषणा किया जाता है, तब अनुच्छेद 19 जो हम बाद में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 जो वाक एवं अभिव्यक्ति कि जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो तुरंत प्रभाव से निलंबित हो जाता है, समाप्त हो जाता। निलंबित मतलब थोड़ा देर के लिए व्यक्ति से हट जाता। मतलब बाह्य देश ने आक्रमण किया तो आपकी बोलने की जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता वो समाप्त हो जाती है। जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है, केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो रहा तब नहीं। मतलब व्यक्ति के जो मूल अधिकार है हाथ में है वो केवल न केवल बाह्य आक्रमण, मतलब अंदर से अगर कोई हो रहा विद्रोह हो रहा है, अंदर से कोई जाति विद्रोह धार्मिक विद्रोह हो रहा है, तब इमरजेंसी लगती है, तब व्यक्ति को बोलने का अधिकार होगा कि सरकार आप क्या कर रहे थे। अगर कोई इमरजेंसी आंतरिक रूप से होती है तो व्यक्ति बोलेगा भैया आप क्या कर रहे थे, आपको ध्यान था, आप क्यों नहीं। बाह्य आक्रमण हो तो सरकार को उसमें इतना नहीं रहता, लेकिन जब आंतरिक होता है सशस्त्र विद्रोह तब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बाह्य आक्रमण होता है तब व्यक्ति के मूल अधिकार में 19वां अधिकार जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो समाप्त हो जाती है। इस आपातकाल में संसद के द्वारा बनाई गई विधियां, मतलब अगर चीन ने आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, उस बाह्य आक्रमण और युद्ध हो गया, उस युद्ध के दौरान सरकार की संसद कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाती है। उस जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, कानून के माध्यम से ये कहा जाता है जो भी 18 साल से ऊपर व्यक्ति हैं, स्वस्थ हैं, वो सेना में भर्ती अनिवार्य रूप से होगा, तब ऐसी विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी बात है ये आदेश जैसे ही आपातकाल लगता है उस आदेश स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है और आपके 19वां जो अधिकार है स्वतः समाप्त हो जाता है। और जैसे ही वो आपातकाल की उद्घोषणा खत्म होती है वैसे आपको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अगला चलते हैं, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा होने पर संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 के सभी या किन्हीं अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे अधिकारों को समाप्त करने या चेंज करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये उद्घोषणा तीनों प्रकार का आपातकाल, तीनों आपातकाल मतलब जो 1975 का जो आपातकाल हुआ था, ये इस आपातकाल में भी 19वां जो अनुच्छेद है उसको भी निलंबित किया जा सकता है यदि वो उद्घोषणा 359 के तहत हो। अगली बात है, इसके तहत आपातकाल के दौरान गई विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तभी तो आपने देखा होगा 1975 में के बाद जब चुनाव हुआ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, वो वाली बात यहाँ आई थी जो ये कहती है कि अगर आपातकाल के दौरान कोई विधियाँ बनाई जाती हैं, इस आपातकाल के दौरान उद्घोषणा में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के दौरान, तब ऐसी बनाई गई विधियों पर जो कानून बनता है न्याय, तो वो उस कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगली बात आती है, ये तो आपने पढ़ लिया स्थगन। कुछ ऐसे इस संविधान में कुछ ऐसे दिए हैं जो मूल अधिकार को प्रतिबंध लगाते हैं, निर्बंधन लगा जाते हैं, कुछ बाधा पहुंचाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। संविधान अधिकारों को स्पष्ट उल्लेखित कर रहा है जिसके आधार पर राज्य द्वारा मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संविधान राज्यों में नागरिकों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। अब शक्ति किसको है? संविधान का सोर्स कौन है? शक्ति का सोर्स कौन है? संविधान। तो संविधान में यह दे रखा है कि भारत के मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है, असीमित नहीं है, उसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया सकता है। और युक्तियुक्त प्रतिबंध कौन लगा सकता है? आपके सामने फोटो है, जो हमारे संसद का फोटो है, जो हमारे सबसे बड़े मंदिर का फोटो है, जो संसद है, जो ये कहती है कि अगर
मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगाना है तो संसद कोई कानून बना सकती है। भारत के संविधान में प्राप्त मूल अधिकार आत्यांतिक अधिकार नहीं है और समाज के हित में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। समाज के हित में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, समाज में बाल श्रम हो रहा है, अपराध है, तो उस बाल श्रम को रोकने के लिए मूल अधिकार के में परिवर्तन कर सकती है। फिर अगला आ गया प्रतिबंध। अब प्रतिबंध कैसे लगाएगा? उसके लिए संविधान के अनुच्छेद में कुछ प्रावधान दिए। अगर संविधान के अनुच्छेद 13 में पढ़ें, जो बताएगा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के अधिकार को छीनती है। जो संविधान का अनुच्छेद 13 यह कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को हनन करती हैं, कम करती हैं, रोकती हैं, छीनती है। लेकिन साथ साथ में यह कहा है कि समाज के हित में, देश के हित में मूल अधिकार में संशोधन करने का शक्ति संसद को दे रखी है। तो अनुच्छेद 33, संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति प्रदान करती है कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में और विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकती है। मतलब अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देती है कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए और कुछ विशिष्ट परियोजना के लिए मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है सरकार विधि के द्वारा, मतलब कानून बना के द्वारा निम्न सेवा, कौन कौन सी सेवा है जिनके सदस्यों के मूल अधिकार को समाप्त कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, हटा सकती हैं, छीन सकती हैं, तो वो कौन से हैं लोग? पहली बात आर्मी, मतलब आर्मी के लिए कुछ नॉर्म्स अलग होते हैं। दूसरा था पुलिस। तीसरा था जो होते हैं आज सूचना वाले अधिकारी, जैसे CID वाले होते हैं, तो सशक्त बलों के सदस्यों का। दूसरा लोक व्यवस्था बनाने वाले लोगों का, जैसे पुलिस वालों के लिए। आज सूचना देने वाले CID जैसे वाले या टेलीकम्युनिकेशन वाले सदस्यों के लिए सरकार विधि के, सरकार या संसद कुछ कानून बनाकर उसके मूल अधिकार को छीन सकती है। जैसे प्रावधान दिया जाता है कि इन लोगों की 24 घंटे ड्यूटी है, तो बोले कि मेरा जीवन जो समयबद्ध जो कानून है उसका उल्लंघन हो सकता है। अगर ये आर्मी वाले कहते हैं कि हम तो ऐसे कारगिल पे रह रहे हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो मेरा जीवन नष्ट हो सकता है, तो उस व्यक्ति के मूल अधिकार को यहाँ समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि कारगिल जैसे में जगह में या रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में जो विषम परिस्थितियों में लोग रहते हैं, तो उन परिस्थितियों में उनके जो पूर्ण जीवन जीने में संकट उत्पन्न हो सकता है, फिर भी इन लोगों को लिए कुछ अधिकार कम किया जा सकता है। क्योंकि ये ऐसे वर्ग होते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, तो उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए कुछ मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है। दूसरा आता अनुच्छेद 34, ये तो विशिष्ट वर्ग। अनुच्छेद 34 कहते हैं जब भारत में कोई मार्शल लॉ होगा, लागू हो गया, या सेना की विधि लागू हो गई, जहाँ सेना का प्रशासन लागू हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा? मतलब जब किसी क्षेत्र में सेना विधि, मतलब मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू हो गया, जहां सब कुछ सेना के हाथ में है, उस जगह पर संसद को ये शक्ति होगी कि वो व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन कर सकती है, छीन सकती है, कम कर सकती है। मतलब जहाँ मार्शल कानून लागू हो जाता है, जहाँ सेना प्रवेश कर पाती है, जहाँ सेना का शासन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ व्यक्ति के मूल अधिकार धीरे धीरे कम किया जा सकता है। और कम करने वाले कौन है? संसद। जब भारत के किसी भाग में सेना विधि लागू हो, मतलब मार्शल लॉ लागू हो, तो विधि के ये कानून बना सकती हैं कि फॉर एग्जाम्पल भारत के किसी क्षेत्र में, चाहे वो नक्सली एरिया में हो, चाहे पूर्वोत्तर देशों में हो, अगर सेना का कानून लागू है तो उन सब सेना के द्वारा किए गए सभी कार्यों को, सभी दंडावेशों को, सभी दंड वाले को, सभी कामों को संसद विधि द्वारा विधि मान्य कर सकती है। मतलब
इन्होंने अगर बाई चांस से एनकाउंटर कर लिया तो भी वो विधि माननी है, उन चीज़ों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि मार्शल लॉ लागू हो गया और व्यक्ति को एक छोटे से एरिया में घेर के रख दिया, तो इस कंडीशन को कहकर भी ये नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। क्योंकि मार्शल लॉ कानून लागू हुआ, सैन्य विधि लागू हुई है, तो देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसको देखते हुए जहाँ मार्शल लॉ लागू हो, सैन्य विधि लागू हो, उस कंडीशन में व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन किया जा सकता है। अंतिम बात, अनुच्छेद 35 ये कहता है, अनुच्छेद 35 संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद को शक्ति होगी, वह राज्य के विधानमंडल को नहीं होगी। मतलब मूल अधिकार में परिवर्तन करने की शक्ति केवल संसद है। और संसद में कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। संसद को ये शक्ति होगी कि मूल अधिकार में कुछ भी कानून बना सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, अस्पृश्यता, छुआछूत, तो छुआछूत में लोगों के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो कानून बना सकती है। बाल श्रम हो रहा है, 2324 लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है, तब कानून बना सकती है। अगर प्रदूषण हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य में खतरा पहुंच रहा है, तब कानून बना सकती है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तब कानून बना सकती है। मतलब संसद सभी जगह कानून बनाने की शक्ति रखती है। अगर मतलब मूल अधिकार में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? संविधान के द्वारा संसद को प्रदान की गई है। संसद लोगों के विकास के लिए, लोगों के पूर्ण विकास करने के लिए लोगों के मूल अधिकार को भी कम कर सकती है। अगला आता है, अब मूल अधिकार का कम कर दिया इसने, तैतीस 34 के द्वारा 33 में कुछ सदस्यों के लिए, जैसा एग्जाम्पल दिया, आर्मी, पुलिस, CID इत्यादि। 34 में सैन्य कानून। अब और 35 में विधि बना रही है। इन तीनों की वजह से मूल अधिकार पे प्रतिबंध लग रहे हैं। और ये प्रतिबंध युक्त है या नहीं, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। और ये याचिका कैसे दायर होगी? वो अनुच्छेद 32 के द्वारा, जो ये कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब वो अधिकार, वो मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार को मौलिक बनाने के लिए आवश्यक है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मतलब संविधान का अनुच्छेद 32 से मौलिक अधिकार है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करने का अधिकार। मतलब अगर व्यक्ति का अधिकार छीनी जा रही है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लगाया जा रहा है, तब संविधान तो कहता मैं आपके साथ हूं, और जाओगे कैसे? तो उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट और उच्च सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका दायर करने का अधिकार दिया जाता है, जो अनुच्छेद 32 में दिया है। मतलब यदि व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में शरण ले सकता है और अपना कारण बता सकता है, और अपनी यथास्थिति बनाए करने के लिए, मतलब अपने मूल अधिकार को स्थापित करने के लिए न्यायालय में शरण ले सकता है। इसी चीज को देखते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है, क्योंकि वो ऐसा हथियार है जिसके बिना सारे मूल अधिकार समाप्त होने की कगार में हो सकते हैं। ये वो अधिकार है, वो डॉक्टर के रूप में है जो सारे अधिकारों का उपचार करता है। इसी कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय का है, क्योंकि इसके बिना सभी अधिकार निष्फल हो सकते हैं। इसी वजह से अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है, उसको भारत के संविधान का आत्मा का है।
आ गया 32। अब 32 भी किसे शक्ति लेगा? न्यायालय भी किसे शक्ति लेगा? भाई न्यायालय में आपने अपने किसी व्यक्ति के मूलाधिकार का हनन हुआ, व्यक्ति के मूलाधिकार का हनन हुआ, ये व्यक्ति है, इसके पास मूलाधिकार है। अगर कोई छीन रहा है, मूलाधिकार छीन रहा है, तो वो कहां जाएगा? न्यायालय। अब न्यायालय इसकी सुनवाई कैसे करेगा? न्यायालय किस प्रकार कैसे जज करेगा कि वो अधिकार जो आपकी छीन रहे हैं या नहीं छीन रहे हैं, और जो संसद जो कानून बनाई है वो युक्त है या नहीं? तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया है कि मूल अधिकार से असंगत और उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 कहता है यदि कोई संसद या कोई विधान राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार से असंगत हो या उसको छीनने का अधिकार रखती हो। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार का सुरक्षा कवच है। मतलब शुरुआत रक्षक कौन है? रक्षक तो न्यायालय है, लेकिन उसकी कवच कौन है, उसकी शक्ति का सोर्स कौन है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार का सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा ही न्यायालय को मूल अधिकार का सजग प्रहरी बनाए। इसके द्वारा जज करता है। जज कैसे करेगा? ये आपका अधिकार है और ये संसद ने कानून बना दिया, ये कानून बना है, उसके द्वारा ये छीन रही है, ये कुछ ऐसे मूल अधिकार था वो छीन रहा व्यक्ति से, तो ये जज करेगा। और ये जो इतना जो विधि बनी है जो मूल अधिकार को छीन रही है, तो वो विधि यहाँ तक शून्य हो जाएगी। तो संसद के जो विधि या कानून बना है, न्यायालय ये जज करते हुए कहेगा कि इस लेवल तक शून्य है क्योंकि इसके द्वारा मूल अधिकार को छीना गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 13 के द्वारा मूल अधिकार का सुरक्षा कवच बनाया गया है और न्यायालय को सजग प्रहरी बनाया और वो किसी भी विधि को शून्य कर सकता है, समाप्त कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के माध्यम से ऐसे किसी कानून बनाने में संसद और राज्य विधान मंडल में प्रतिबंध लगाया सकता है जो नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार में कटौती करता है और उससे वंचित करता है। अनुच्छेद 13 के प्रावधान मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो सुरक्षा कवच कौन सा है? अनुच्छेद 13। और सुरक्षा करने वाला कौन है? आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और वहां तक ही है, अगर वो मौलिक अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों उन नियमों कानून को विधि शून्य कर सकता है। अगला चलते हैं। यहां तक आप समझ चुके हैं कि मूल अधिकार का सोर्स कौन है? संविधान। फिर आपके 12 से 35 आपका अधिकार। अब अधिकार आत्यांतिक नहीं है, उसको स्थगन कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब इसका रक्षक कौन है? नया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और कवच कौन है? ये अनुच्छेद 13। इन चीजों के बाद में आप समझ चुके होंगे कि भारत के संविधान में भाग 3 में ओरिजिनल रूप से 7 मूल अधिकार का प्रावधान किया है, लेकिन 1976 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में एक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो आपके सामने निम्न है। पहला अधिकार समानता अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के है। दूसरा स्वतंत्र का अधिकार है जो 19 से 22 के बीच में है। तीसरा शोषण के विरोध अधिकार है जो 23 से 24 के बीच में है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अगला था सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 और 30 है। और सबसे बड़ी बात है संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो 32 में है। और 3 अपवाद है जो आपके सामने मैंने पेश किए हैं। अनुच्छेद 33 जो कुछ सदस्यों के लिए, अनुच्छेद 34 जो सैन्य कानून लागू हो, और अनुच्छेद 35 संसद को शक्ति देती है। ये कुल मिला के 12 से लेके 35 के बीच में मूल अधिकार का प्रावधान किया। आशा करता हूं आपको ये आराम से समझ में आया होगा।